So, hello students, here we are talking about the chapter of class 12th, The Interview. The Interview जो है वो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है। इनका एक बुक है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। ये एक बड़ा बुक है जिसमें इंटरव्यूज को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इसी का ही एक छोटा सा पार्ट है, एग्जर्प्ट है द इंटरव्यू। मीन्स ये द इंटरव्यू हम पढ़ने वाले हैं, ये काफ़ी छोटा सा पार्ट जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि इंटरव्यू को कैसे समझा जाता है, लोगों के ओपिनियंस कैसे हैं इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू के दो टर्म बता देते हैं आपको। इंटरव्यू बेसिकली क्या है, कम्युनिकेशन है जहाँ पर एक इंटरव्यूअर होता है और दूसरा होता है इंटरव्यूई। ठीक है, इंटरव्यूअर वो होता है जो क्वेश्चन आस्किंग करता है, जो किसी पर्सन से क्वेश्चन आस्किंग करेगा, और इंटरव्यूई वो होता है जो उसके आंसर देगा। मीन्स जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही इंटरव्यूई होता है। सो हम स्टार्ट करते हैं, क्या क्या ओपिनियंस हैं, कौन कौन क्या समझता है इसके बारे में कि इंटरव्यू है क्या। सो पार्ट फर्स्ट पढ़ते हैं हम। सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 30 years ago, मतलब जब से इसका इन्वेंशन खोज हुआ है 130 साल पहले से, ठीक है, ago, the interview is has become a common place of journalism. तो जो इंटरव्यू है ना वो जर्नलिज्म का एक प्रकार का कॉमन प्लेस बन गया है। कॉमन प्लेस माने एक ऐसी जगह बन गया है जो जर्नलिज्म के क्षेत्र में क्या है, कॉमन है। जर्नलिज्म माने पत्रकारिता। देखे ना टीवी वाले जो, टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट विल हैव रेड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट ऑफ देयर लिव्स। तो कहने का मतलब है आज हर एक इंसान जो लिटरेट है, जो शिक्षित है, उसने कहीं ना कहीं इंटरव्यू अपने जीवन में क्या होगा, पढ़ाई होगा। वाइल फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम दूसरे मत के अनुसार बात करें, सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स। मतलब बहुत सारे, थाउजेंड मतलब हजारों सेलिब्रिटीज अपने इंटरव्यूज को देते आ रहे हैं सालों सालों से। मतलब हर साल और सालों से जो सेलिब्रिटीज हैं वो अपना इंटरव्यू देते आ रहे हैं। होते हैं ना, जैसे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, हॉलीवुड एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हैं, वो अपना इंटरव्यू देते हैं, तो वैसे ही है। तो कहीं ना कहीं की जो शिक्षित लोग हैं उन्होंने ये पढ़ा ही होगा। सम ऑफ देम रिपीटेडली, कुछ लोग उनमें से जो सेलिब्रिटीज हैं वो तो लगातार इंटरव्यू देते हैं। सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ इंटरव्यू, तो इसीलिए ये मुश्किल से सरप्राइजिंग मतलब आश्चर्यचकित कर देता है कि जो ओपिनियंस हैं, मतलब जो मत हैं इंटरव्यू के, वो कैसे हैं। ऑफ इट्स फंक्शन, इसका जो कार्य है। मेथड्स, मेथड्स माने जो विधियां हैं। मेरिट्स, जो इसकी क्वालिटीज हैं, गुड ऑफ गुड हैं। वारी कंसिडरेबली, कहने का मतलब है सभी भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न तरीके से कंसीडर करा जाता है। सभी के मत क्या हैं, डिफरेंट हैं। ओके, जितने भी लोग हैं, किसी का इंटरव्यू के मायने में जो अपना मत है वो कैसा है, डिफरेंट है। इस वारी का मतलब क्या है, भिन्न भिन्न होना। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेजेंट क्लेम्स फॉर इट एज बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म। मतलब कुछ जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, क्वाइट एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब एग्जाजरेट तरीके से क्लेम्स कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं। फॉर इट्स बीइंग, इसके बनाने के लिए, इट्स हाईएस्ट फॉर्म। कहने का मतलब है ये बात करी जा रही है इंटरव्यूअर के लिए। अगर कोई ऐसा इंटरव्यूअर है जो अपने क्वेश्चनों से इस इंटरव्यू को बहुत अच्छा बना सकता है, तो वो क्या कर सकता है, उसको अच्छी तरह से क्लेम कर सकता है, उसे एग्जाजरेट कर सकता है अच्छी तरह से बताने के लिए। ओके, सो इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म मतलब अच्छी तरीके से। आ सोर्स ऑफ ट्रुथ, जो एक सच्चाई का स्रोत हो सकता है। एंड इट्स प्रैक्टिस, और इसके अभ्यास से ये अच्छा बनाया जा सकता है। एन आर्ट, ये एक प्रकार का आर्ट है, ये भी बोला जा रहा है साथ में। अदर्स, और जो अन्य लोग हैं, यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सीज देमसेल्फ एज इट्स विक्टिम। कहने का मतलब जो अन्य सेलिब्रिटीज हैं जो अपने आप को, खुद को क्या आंकते हैं, एज इट्स विक्टिम। मतलब जो इंटरव्यू को अपने सामने, इंटरव्यू के सामने खुद को कैसा मापते हैं, विक्टिम्स की तरह। मतलब जैसे कि वो कौन है, इसके शिकार हों। क्योंकि ऐसा ही होता है इंटरव्यू में, इंटरव्यूअर जो है वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बोला जा रहा है। तो कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं जो अपने आप को शिकार मानते हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछा जाएगा तो वो उन्हें परेशानी होगी। जैसे माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू, वो क्या कर पाएंगे, वो शायद इंटरव्यू का डिस्पाइज करेंगे, उससे हेट करने लग जाएंगे, नफरत करेंगे।
और बोलेंगे एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लिव्स। अनवारंटेड माने है अनऑथराइज, अनऑथराइज, ठीक है। इंट्रूजन, इंट्रूजन माने किसी चीज का एंट्री होना, ठीक है, मतलब घुसना। इनटू देयर लिव्स, जैसे मानो कि वो इसीलिए इससे हेट करने लग जाएंगे क्योंकि कोई पर्सन है तो वो उनके जो इंट्रूजन मतलब उसके उनके अंदर के जीवन में जाकर, इंट्रूजन माने बिना परमिशन के अंदर जाना, अंदर जाकर अनऑथराइज, जिसे मतलब जो इंटरव्यूअर है वो कैसे भी क्वेश्चन उनसे उनके जीवन के अंदरूनी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो वो इसीलिए उनसे हेट करने लग जाएंगे क्योंकि अगर वो इसका आंसर देंगे तो उन्हें बाद में लगेगा कि कुछ ना कुछ तो हमने गवा दिया है। और फील दैट इट हाउ सम हाउ डिमिनिश देम, और ये महसूस करेंगे कि कैसे जो इंटरव्यू है वो उन्हें कम कर देता है। डिमिनिश कम कर दे मतलब कम कर देता है, डिमिनिश माने कम होना। उनको ऐसा लगेगा जैसे कि वो फील करेंगे कि कहीं ना कहीं उनमें कुछ घट गया है, ठीक है। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर, जैसा पहले जो आद्य कल्चर्स होते हैं, संस्कृतियां होती हैं, जैसे कि इट इज बिलीव्ड, ये माना जाता था तब, दैट इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट, यदि कोई एक पोर्ट्रेट, कोई एक इमेज फोटो खींच लेता है, ले लेता है ऑफ समबडी, किसी का भी, देन वन इज स्टीलिंग पर्सन साउल, तो मान लीजिए कि उसने एक व्यक्ति की आत्मा को चुरा लिया है। ये माना जाता था प्रिमिटिव कल्चर में, ठीक है। वी एस नायपॉल, वी एस नायपॉल एक राइटर हैं। क्या बोलते हैं वी एस नायपॉल? फील्स दैट सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज। जो वी एस नायपॉल हैं वो ये बोलते हैं अपने एक्सपीरियंस पर कि ये शायद कुछ लोग क्या हो जाते हैं, वुंडेड हो जाते हैं बाय इंटरव्यूज। इंटरव्यूज से वो वुंडेड मतलब घायल हो जाते हैं, एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ, और अपने में से वो एक पार्ट अपना खो देते हैं। लुइस कैरोल क्या बोल रहे हैं? द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। लुइस कैरोल भी एक राइटर हैं अच्छे, जो क्रिएटर हैं किसके? एलिस इन वंडरलैंड, ठीक है। was said to have had just a horror of the interviewer। उन्हें किसका डर रहता है? उन्हें एक हॉरर रहता है, किसका? उन्होंने कहा है कि इंटरव्यूअर का उन्हें हमेशा डर रहता है। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू इंटरव्यूड, और वो कभी भी, कंसेंटेड माने अग्री होना, वो कभी भी अग्री नहीं हुए टू बी इंटरव्यू, इंटरव्यू देने के लिए उन्होंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया। इट वॉज हिज हॉरर, ये उनका हॉरर था, ऑफ बीइंग लायनाइज्ड विच मेड हिम थस रिपेल। कहने का मतलब ये उनका क्या था? हॉरर ही था। ऑफ बीइंग लायनाइज, वो अपने हॉरर को क्या नहीं करना चाहते थे? लायनाइज नहीं करना चाहते थे, अपने आप को लाइम लाइट में लाना नहीं चाहते थे, पब्लिक इंटरेस्ट में आना नहीं चाहते थे। कहने का मतलब है पब्लिक के सामने, इंटरव्यू के सामने ऐसे नहीं आना चाहते थे। विच मेड हिम थस रिपेल वुड बी एक्विटेंस, जो उनको दूर कर देता, यही जो हॉरर था ना वो उनको दूर कर देता था, किससे? एक्विटेंस, अपनी जानकारी वालों से, इंटरव्यूअर से, एंड द परसिस्टेंट पिटिशनर, और जो लगातार क्वेश्चन उनसे पूछते हैं उनसे वो दूर रहते थे। फॉर हिज ऑटोग्राफ एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरीज। कहने का मतलब है वो ऑटोग्राफ भी अपना किसी को देते नहीं थे। कौन? लुइस कैरोल। और उसके बाद में ये सब वो रिलेट कर देते थे अपनी कहानियों से, कहानियों की सफलताओं से। हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल, इन सभी लोगों को चुप करा के। कहने का मतलब है ये ना तो किसी को ऑटोग्राफ देते थे, ना तो इंटरव्यू देते थे, ना ही अपनी जानकारी वालों से बात करते थे, और ना ही ऐसे पिटिशनर से जो लगातार क्वेश्चन पूछते थे। तो इनको अब समझ लो कि ये क्वेश्चन जब ये नहीं देते हैं तो कुछ ना कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे कि यार देखो ये कैसे राइटर हैं। तो ये अपनी स्टोरीज को, अपनी स्टोरीज लिखते थे, अपना स्टोरीज लिख के उनकी सफलताओं से वो सफल हो जाती थी। उन लोगों का जो जो लोग बोलते थे उनको साइलेंस कर दिया करते थे। पीपल विद मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट, और इसके बाद में इन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता था और आराम से आनंद में रहते थे, ठीक है। फिर लोग भी आराम से शांत हो जाते थे। रडियार्ड किपलिंग क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस एन इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर। तो रडियार्ड किपलिंग जो है वो और ज्यादा डिफेमेशन करते हैं, किसकी तरफ? इंटरव्यूअर की तरफ। इंटरव्यूअर मतलब जो इंटरव्यू लेने वाला है उनकी तरफ बहुत ही कंडेमनेटरी एटीट्यूड रखते हैं। कंडेमनेटरी का मतलब है बहुत ज्यादा कैसा? ईर्ष्या वाला, हेट्रेड, और ज्यादा नफरत करते हैं, उन्हें उपहास उड़ाते हैं। किसका? उपहास वाली छवि रखते हैं रडियार्ड किपलिंग इंटरव्यूअर की तरफ, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि वो और ज्यादा
इंटरव्यूअर को क्या बोलते हैं, कंडेम करते हैं, उन्हें उपहास उड़ाते हैं। एक बार क्या हुआ, हिज वाइफ कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी, वो अपनी डायरी में लिखती हैं, फॉर अक्टूबर 1892 दैट देयर डे वाज रैग्ड बाय टू रिपोर्टर्स फ्रॉम वेस्टर्न। तो वो अपने डायरी में लिखती हैं 14 अक्टूबर 1892 को उनका जो पूरा दिन था वो दो रिपोर्टर जो बॉस्टन से थे उन्होंने पूरा ही दिन उनका बिगाड़ दिया, बेकार कर दिया दो रिपोर्टर ने। क्यों? सी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड वाज सेइंग एज सेइंग, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को देखा एज सेइंग कहते हुए, टू द रिपोर्टर्स रिपोर्टर से कहते हुए, वाई डू आई रिफ्यूज टू द इंटरव्यू। तो वो कह रहे थे कि मैं क्यों इंटरव्यू नहीं देता हूं, क्यों इंटरव्यू देने से मना करता हूं, रिफ्यूज माने मना करना, बिकॉज इट इज इमोरल, ये कैसा है, अनैतिक होता है, बिल्कुल इसमें मोरलिटी होती ही नहीं है। इट इज ए क्राइम, ये एक प्रकार का क्राइम है, जस्ट एज मच अ क्राइम एज मच ऑफ ए क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन। ये बिल्कुल वैसा ही क्राइम है जैसे मेरे किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई ऑफेंस किया गया हो, उसे गलत ठहराया गया हो। एज एन असॉल्ट, ये प्रकार का असॉल्ट है, असॉल्ट क्या होता है, फिजिकल अटैक, ठीक है। एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, और बिल्कुल ऐसा भी है कि मेरी मेरिट्स को, मेरे गुणों को सजाएं करना, मतलब गुणों को सजा देने जैसा है। तो ये कैसा है, एक प्रकार का क्राइम है, इसीलिए मैं क्या नहीं करता, मैं इंटरव्यू नहीं देता। इट इज कॉवर्डली एंड वाइल, और जो इसको करने वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉवर्डली, कायर, एंड वाइल, बेकार, नीच होते हैं। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, कोई भी जो रिस्पेक्टेबल मैन है वो इसके लिए नहीं पूछेगा, मतलब जो कैसा है, रिस्पेक्टेबल है, जो सम्माननीय व्यक्ति है वो कभी इसके लिए नहीं पूछेगा। मच लेस गिव इट, मतलब बहुत ही लोग कम देंगे इस इंटरव्यू को। यट किपलिंग हैड himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before। और फिर भी जो किपलिंग है, रडियार्ड किपलिंग है, उन्होंने खुद भी परपेट्रेट माने लिया है, टेकन सच एन असॉल्ट, ये असॉल्ट लिया, असॉल्ट माने ये इंटरव्यू लिया है किसका, मार्क ट्वेन का, मार्क ट्वेन का उन्होंने इंटरव्यू लिया ओनली अ फ्यू इयर्स बिफोर, कुछ साल पहले। कहने का मतलब जब इन्होंने ये स्टेटमेंट बोला कि देखो ये ऐसा होता है, इमोरल है और क्राइम है एक प्रकार का, इन्होंने उनके कुछ सालों बाद मार्क ट्वेन का इंटरव्यू खुद लिया था। मतलब ऐसे भी पर्सन हुए हैं जो पहले तो उनको इंटरव्यू को बेकार बताते थे और उनको बाद में उन्होंने खुद भी इंटरव्यू लिया, क्योंकि इंटरव्यू का प्रचलन हो गया था। सो H.G. वेल्स क्या बोलते हैं अपने इंटरव्यू में कि जो इंटरव्यूइंग होते हैं, मतलब जो इंटरव्यू है वो कैसा, ऑडियल, अनप्लीजेंट है, बट वॉज अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू एंड 40 years later found himself interviewing जोसेफ स्टैलिन। लेकिन लगातार के जो अच्छे फ्रीक्वेंट इंटरव्यू की वजह से, मतलब लगातार जो इंटरव्यू है वो प्रचलन में हो गया, तो 40 साल बाद वो खुद ही H.G. वेल्स क्या कर रहे होते हैं, इंटरव्यू कर रहे होते हैं, किसका, जोसेफ स्टैलिन का। इसका मतलब कुछ लोगों ने उसको सही भी माना, लेकिन बाद में जब ये प्रचलन में हो गया इंटरव्यू तो खुद भी उन्होंने इंटरव्यू लिया। शॉल बेलो हु हैज कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन, तो सॉल बेलो जिन्होंने कई बार अवसरों पर बहुत सारे इंटरव्यू दिए, नेवरलेस फिर भी, वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यूज एज बीइंग लाइक थंबप्रिंट ऑन हिज वाइंड पाइप। तो क्या बोलते हैं, फिर भी इसके बारे में बोलते हैं कि जो इंटरव्यू है वो बिल्कुल ऐसा है कि उनके गले पर एक थंब प्रिंट लगा दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो, उनका गला दबा दिया गया हो। थंब प्रिंट माने क्या है, विंड पाइप माने जो गला होता है जिससे हम क्या लेते हैं, खाना खाते हैं, सांस भी लेते हैं। तो वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉल बेलो ये बोलते हैं कि इंटरव्यू तो कुछ ऐसा है कि किसी के गले को उसको दबा दिया गया हो, क्योंकि सीधी सी बात है, क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियरली तरीके से पूछा जाएगा, सीक्रेट पूछा जाएगा, तो उसका आंसर देना पड़ता है। येट डिस्पाइट द ड्रॉबैक ऑफ द इंटरव्यू, कहने का मतलब है इन ड्रॉबैक्स के बाद भी, इनके बाद भी इंटरव्यू के जो ड्रॉबैक हैं, हानियां हैं, हार्मफुलनेस है, और जो रिजल्ट है उसके बाद भी, इट इज सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो इंटरव्यू है वो कैसा है, एक प्रकार का उच्च सेवायुक्त और अच्छा कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का अच्छा माध्यम है, ये उन्होंने बोला। कहने का मतलब उसे अच्छा भी बोला और बुरा भी। दीज डेज मोर देन एनी अदर टाइम, मतलब इन दिनों
उन दिनों की अपेक्षा, मोर देन एनी अदर टाइम, किसी दिनों की अपेक्षा, आर मोस्ट विविड इम्प्रेशन, हमारे सबसे ज्यादा जो छापे हैं, इम्प्रेशन है, ऑफ आर कंटेम्प्रेरी, जो हमारे साथ के लोग हैं उनका, उनकी जो छाप है, आर थ्रू इंटरव्यूज, वो कहां से आ रही हैं, वो सब इंटरव्यूज से देखने को मिल रही हैं। डेनिस ब्रायन हैज रिटन, तो डेनिस ब्रायन क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मूवमेंट रीचेज अस, मतलब जो हर एक चीज है, हर एक चीज का जो पल है वो हमारे पास में कैसे पहुंचता है, थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर, कहने का मतलब जो एक आदमी है वो एक के बाद दूसरे से वो क्वेश्चन करता है, इस प्रकार से पहुंचती हैं, ऑफ अनदर, क्वेश्चन ऑफ अनदर, एक दूसरे क्वेश्चन पूछता है, बिकॉज ऑफ दिस, और इसी के कारण द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटल पावर एंड इन्फ्लुएंस, और इसी के कारण जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू कर रहा होता है, वो एक पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेता है, एक पोजीशन पर पहुंच जाता है जो कैसी होती है, अनप्रेसिडेंटल होती है, जो कैसी होती है, अनप्रेसिडेंटल, जिसको जो इमेजिन करने वाली थी, पावर एंड इन्फ्लुएंस, जो उसका प्रभाव होता है और जो उसकी शक्ति होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है, उसका पद बहुत बड़ा हो जाता है, जो इंटरव्यू वाला होता है उसकी शक्ति बढ़ जाती है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस पार्ट सेकंड। सो इन दिस सेकंड पार्ट, जो इंटरव्यू है यहाँ पर दो लोगों के बीच में चल रहा है, ठीक है। दो लोग कौन कौन हो सकते हैं, एक तो इंटरव्यूअर होगा और दूसरा इंटरव्यूई होगा, जिसका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो जो इंटरव्यूई हैं वो है अम्बर्टो इको, अ वेल नोन राइटर, ये अच्छे खासे राइटर हैं और एक प्रोफेसर है, मतलब टीचर भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो पार्ट है ना जो हम पढ़ने वाले हैं, ये इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको का छोटा सा पार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये कंपाइलेशन है इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको, ये अलग पार्ट है और इसका छोटा सा पार्ट हम पढ़ेंगे बस। तो बोला जा रहा है, आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नोवेल्स ऑन संडेज, कि मैं एक ऐसा टीचर हूँ, मैं एक ऐसा प्रोफेसर हूँ जो संडे को नोवेल लिखता है, मतलब बाकी दिन पढ़ाते हैं और संडे को नोवेल लिखते हैं। इंटरव्यूअर कौन है, मुकुंद पद्मानभन है, मुकुंद पद्मानभन, ठीक है। ये भी कौन है, मुकुंद एक जर्नलिस्ट हैं, द हिंदू के पत्रकार हैं, ठीक है, फ्रॉम हिंदू, ये भी द हिंदू में काम करते हैं, बहुत अच्छे खासे, ये वेल नोन है ये भी, ठीक है। तो ये है इंटरव्यूअर। अम्बर्टो इको, तो एक्सप्लेन करते हैं। अम्बर्टो इको अ प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, जो कौन है, एक टीचर है यूनिवर्सिटी में, बोलोग्ना की यूनिवर्सिटी में। बोलोग्ना यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, इटली में, इटली की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है ये बोलोग्ना, जो लगभग 1 मिलेनियम में एस्टेब्लिश हुई थी, 1088 के अप्रोक्स, ठीक है। had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics। क्या बोला जा रहा है कि अम्बर्टो इको ने पहले ही acquired माने प्राप्त कर ली है, a formidable reputation, एक ऐसा सम्मान, एक ऐसी इज्जत उन्होंने हासिल कर ली है। फॉर्मिडेबल का मतलब एक ऐसा रिस्पेक्ट जो बहुत ही हार्ड वर्क के बाद हुआ है, ठीक है। तो ऐसा सम्मान उन्होंने हासिल कर लिया एज ए स्कॉलर, कैसा, एक स्कॉलर, एक विद्यार्थी के तौर पर, फॉर हिज आइडियाज, अपने आइडियाज के लिए, अपने विचारों के लिए, ऑन सिम्योटिक्स, सिम्योटिक्स बोला जाता है जो स्टडी होती है किसकी, सिंबल्स की, साइंस की। तो सिम्योटिक पर इन्होंने अपने विचार दिए हैं एज ए स्कॉलर, और उसके बाद में उन्होंने पहले ही एक ऐसी स्थिति हासिल कर ली है, ऐसा सम्मान उन्होंने हासिल कर लिया है, ठीक है। कहां पर, इटली में, बोलोग्ना यूनिवर्सिटी में। लिटरेरी, और इसमें क्या है, सिम्योटिक्स में लिटरेरी इंटरप्रिटेशन है, मतलब जितने भी राइटर्स होते हैं, कैसा इंटेलेक्ट है, इंटरप्रिटेशन माने उसका समझाना कैसा है। एंड मिडाइवल एस्थेटिक, एस्थेटिक क्या होता है, एस्थेटिक एक फिलोसफी का पार्ट होता है जहां पर बिलीव करा जाता है, द ब्यूटी ऑफ, एडमायर करा जाता है ब्यूटी को, ठीक है। तो मिडाइवल, मिडाइवल का मतलब है जो मध्य भारत हुआ है, ठीक है। मिडाइवल आपने पढ़ा होगा, मिडाइवल इन मॉडर्न हिस्ट्री। तो मिडाइवल क्या है, ये मिडाइवल उन्होंने अपने पार्ट ऐड करे हैं जहां पर जो ब्यूटी है उसका एडमायरेशन है, एप्रिसिएशन है। तो उन्होंने अपने विचार दिए हैं लिटरेरी इंटरप्रिटेशन पर, कि कैसे जो राइटर हैं उनका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है, उन्होंने अपने विचार रखे हैं उन पर। मिडाइवल एस्थेटिक्स के ऊपर उन्होंने अपने विचार दिए हैं। बिफोर, इन्होंने विचार कब दिए थे, बिफोर ही टर्न टू राइट फिक्शन, मतलब राइट फिक्शन से पहले, राइटिंग फिक्शन से पहले। राइटिंग फिक्शन का मतलब जो ऐसी चीज जो कैसी है,
थोड़ी सी उसका रियलाइजेशन कम है, फिक्शन के रूप में है, मींस उसका एग्जिस्टेंस और रियलिटी थोड़ी कम रहती है, तो वो फिक्शन होता है। तो राइटिंग फिक्शन लिखने से पहले उन्होंने अपने विचार दिए थे किस पर, सिमियोटिक्स पर। तो इनके विचारों ने ही इनको पहले से ही क्या कर दिया, एक फॉर्मिडेबल इनकी रिपुटेशन है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर राइटिंग फिक्शन लिखने से पहले, फिक्शन आपने देखे ना, फिक्शन मूवीज देखी होंगी जो कैसी होती है, जिनका बिलीव आप नहीं कर सकते, तो वही चीज है। लिटरेरी फिक्शन इन्होंने लिखा, उसके बाद में इनको लिखने से पहले एकेडमिक टेक्स्ट, ऐसे, चिल्ड्रंस बुक, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, कहने का मतलब है लिटरेरी फिक्शन को लिखने से पहले, एकेडमिक टेक्स्ट को लिखने से पहले, एकेडमिक मतलब जितने भी टीचिंग के टेक्स्ट लिखे जाते हैं, निबंध लिखने से पहले, बच्चों की बुक्स लिखने से पहले, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखने से पहले, न्यूज़पेपर आर्टिकल भी लिखते थे, इनको लिखने से पहले उनके जो आइडियाज थे उन्होंने ही उनको एक अच्छी खासी रेपुटेशन दे दी थी। हिज रिटन आउटपुट इज स्टैगरिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग। कहने का मतलब है कि उनका जो राइटिंग आउटपुट है, जो राइटिंग रिजल्ट है, वो कैसा है, वो स्टैगरिंगली है, लार्ज मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है, और जो लोगों को थोड़ा शॉकिंग कर देता है। स्टैगरिंगली का मतलब क्या है, जो उन्हें शॉक्ड कर देता है, एक सस्पेंस, जो रीडर होगा उसे सस्पेंस मिल जाता है। एंड वाइड रेंजिंग, वाइड रेंजिंग का मतलब चारों तरफ फैला हुआ है। जब वो अपना राइटिंग लिखते हैं तो वो कैसा है, स्टैगरिंग है। स्टैगरिंग मतलब फॉल्टर है और शॉकिंग कर देता है लोगों को, और लोग यही तो चाहते हैं। In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of The Name of Rose, which sold more than 10 million copies. तो अम्बर्टो इको के बारे में बता रहे हैं कि 1980 में उन्होंने एक इक्विवेलेंट, बिल्कुल समान इंटेलेक्चुअल सुपर स्टारडम हासिल कर लिया था। मतलब अपने बुद्धिमत्ता से एक सुपर स्टारडम, एक अच्छी पोजीशन पहुंच गए थे विद द पब्लिकेशन, किसका पब्लिकेशन करके, द नेम ऑफ रोज, ये एक नोवेल है, द नेम ऑफ रोज। तो जैसे ही द नेम ऑफ रोज का पब्लिकेशन हुआ, इन्हें एक सुपर स्टारडम मिल गया, ये बहुत अच्छे वेल नोन फेमस हो गए। विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज, जिसकी कम से कम 10 मिलियन कॉपीज बहुत जल्दी सोल्ड हो चुकी थी। तो देखिए, मतलब एक नोवेल लिखा है, नोवेल को बहुत ही कम लोग पसंद किया करते थे उस समय पर, तो 10 मिलियन कॉपीज इसकी बहुत जल्दी सोल्ड भी हो गई थी, और उसी ने इनको क्या कर दिया, एक सुपर स्टारडम इंटेलेक्चुअल के हिसाब से ऊपर पहुंचा दिया। ओके, मुकुंद। अब मुकुंद पूछते हैं, द इंग्लिश नोवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क। तो बोलते हैं कि एक इंग्लिश नोवेलिस्ट थे, इंग्लिश लिखने वाले, नोवेल लिखने वाले, एंड एकेडमिक, और एकेडमिक के बारे में भी लिखने वाले, डेविड लॉज बोलते हैं। डेविड लॉज वंस रिमार्क, उन्होंने एक बार बोला था, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल थिंग्स ही इको डज। कहने का मतलब वो कहते हैं डेविड लॉज कि मैं समझ नहीं पाता हूं कि कोई भी पर्सन कैन डू ऑल द थिंग्स, वो इतनी सारे एक साथ में काम कर सकता है। और वो कौन है, किन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे इको करते हैं, मतलब अम्बर्टो इको के बारे में वो बात बोलते हैं। मुकुंद पूछते हैं कि डेविड लॉज ये बोलते हैं कि अम्बर्टो इको इतने सारे काम कैसे कर सकते हैं, ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे, एक मल्टीटास्कर, एक मल्टीटास्कर जो बहुत सारे काम कर देता हो। तो अब अम्बर्टो इको बोलते हैं, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स। तो बोलते हैं कि शायद उन्हें ऐसा लगता है कि आई गिव द इम्प्रेशन, में बहुत सारे इंप्रेशन दे देता हूँ ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स, कि शायद मैं ऐसे संकेत दे देता हूँ कि मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ। बट इन द एंड, लेकिन अंत में क्या होता है, हो सकता है मैं बहुत सारे काम, मैं दिखाता हूं कि बहुत सारे काम कर रहा हूं, बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। लेकिन मैं हमेशा अपने आप को क्या कर लेता हूं, कन्विंस कर लेता हूं कि मैं हमेशा एक ही काम करता हूं, लगा तो मैं एक ही काम में होता हूं। तो वो बोलना चाह रहे हैं कि बेशक लोगों को लगता हो कि मैं बहुत सारे काम करता हूं, लेकिन लेकिन एक्चुअल में मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा होता हूं। ओके, सेम थिंग कर रहा होता हूं। मुकुंद बोलते हैं, वे चीज वो कौन सी है, अम्बर्टो इको बोलते हैं, नाउ दिस दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। अब अम्बर्टो इको क्या बोलते हैं, ये तो एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कठिन है। आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट, मेरा जो रुचि है वो किस में है, वो फिलोसफिकल इंटरेस्ट है मेरा, मेरे पास में क्या है, थोड़ा सा फिलोसफिकल इंटरेस्ट है। फिलोसफिकल मतलब जो दार्शनिक तरीके से क्या करा जाए, उसको एक्सप्लेन किया जाए। दार्शनिक मतलब जो वाइड रेंजिंग है, लोगों के आइडियाज हैं, जो डीप तरीके से स्टडी करी जाए।
एंड आई परस्यू देम थ्रू माई अकेडमिक वर्क, और मैं उनको परस्यू कैसे कर पाता हूँ? थ्रू माई अकेडमिक वर्क, अपने अकेडमिक वर्क से, एंड माई नॉवेल्स, और मैं उस डीप नॉलेज को कैसे निकाल पाता हूँ अपने अकेडमिक वर्क से और अपने नोवेल राइटिंग से। इवन माई बुक्स, और मेरे किताबें भी, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो किताबें हैं, आर अबाउट नॉन वायलेंस, वो किसके लिए हैं? मेरी किताबें वो नॉन वायलेंस के रूप में हैं, मतलब अहिंसा के लिए हैं, एंड पीस, और शांति के लिए। यू सी, तुम देखोगे द सेम बंच ऑफ एथिकल, जो सेम बंच ऑफ एथिकल है, एथिकल क्या होता है? एथिकल ये चीज होती है कि नोइंग द राइट और रॉन्ग, मतलब द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, मतलब ऐसा दार्शनिक रुचि जो कैसी है? बंच ऑफ एथिकल, जहां पर राइट और रॉन्ग आप जान सकते हैं, बिल्कुल समान। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, और इसके फिर बाद भी मेरे पास में एक सीक्रेट, एक रहस्य है। क्या? डिड यू नो, क्या तुम जानते हो? व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स, क्या तुम जानते हो, यदि तुम एलिमिनेट माने हटा दोगे, टू रिमूव द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स, तुम ब्रह्मांड से जितनी खाली जगह है उनको अगर हटा दोगे, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल एटम्स, और हर एक एटम में जो एम्प्टी स्पेस है उसको हटा दिया जाए। एटम्स मतलब जो स्मॉलेस्ट क्या है? बॉडी का सबसे छोटा पार्टिकल जो है। तो अगर एटम्स में भी सभी एम्प्टी स्पेस, खाली जगह हटा दी जाए, तो द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट, तो बोलते हैं अंबर्टो इको कि जो ब्रह्मांड है ना, वो मेरी मुट्ठी के बराबर हो जाएगा, वो इतना ही बड़ा हो जाएगा जितना मेरी मुट्ठी है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात कहना चाह रहे हैं, अभी समझ में आएगा। सिमिलरली, वो कहते हैं समान तरीके से, वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लिव्स, तो बोलते हैं हमारे जीवन में भी बहुत सारी खाली जगह हैं, जो हम सोच रहे हैं कि देखो हम बिजी बिजी हैं, बट नो, वी आर वेरी फ्री, हमारे पास में बहुत सारी खाली जगह होती हैं। तो बोलते हैं कि हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे खाली जगह हैं, आई कॉल देम इंटरस्टाइसेस, तो वो क्या बोलते हैं? मैं उनको बोलता हूँ एक गैप। वो कौन है? वो मेरे लिए स्पेस है, खाली जगह, एम्प्टी स्पेसेस है, तो मैं उनको बोलता हूँ क्या? एम्प्टी स्पेसेस या फिर गैप। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, जैसे मानो कि से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, तुम मेरे जगह पर आ रहे हो, मतलब तुम मेरे से मिलने आ रहे हो। यू आर इन एलिवेटर, तुम एलिवेटर में हो, एंड वाइल यू आर कमिंग अप, और जैसे ही तुम यहाँ पर आ पाओगे, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सीधी सी बात है, तुम यहाँ पर आओगे तो मैं इंतजार करूंगा। दिस इज एन इंटरस्टाइस, ये एक गैप है। ये क्या है? एक गैप है, एन एम्प्टी स्पेस, और ये कैसा है? खाली जगह है ये, बिल्कुल। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस, और मैं तो ऐसा ही इंसान हूं, मैं कहां पर काम करता हूं? मैं तो खाली जगह जो बचती है वहीं पर काम करने लग जाता हूं। वाइल वेटिंग फॉर यू, फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, मतलब जब मैं तुम्हारे एलिवेटर का इंतजार कर रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक आने का, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, मैं एक आर्टिकल लिख दूंगा। और लाफ्स, वो हंस के बोलते हैं, देखो मैं तो एक, जब तुम यहां से वहां तक आओगे तब तक तो मैं एक आर्टिकल लिख दूंगा, यही करता हूं मैं। अब मुकुंद क्या बोलते हैं? नॉट एवरी वन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, मतलब हर कोई व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता, हर कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो अम्बर्टो इको करते हैं। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, तुम्हारा जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है, जो रियल राइटिंग है, जो तुम लिखते हो, योर स्कॉलरली वर्क, और तुम्हारा जो विद्यार्थी जो काम रहा है, तुमने जो एकेडमिक काम किया, हैज अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट, कहने का मतलब है जो तुमने नॉन फिक्शनल राइट किया है वो कैसा? बड़ा ही मजेदार है, प्लेफुल है, बड़ा ही मजेदार है, और कैसा है? उसमें तुमने पर्सनल क्वालिटीज, उसमें तुमने पर्सनल अपने क्या करें? इंटीमेशन दिया, पर्सनल आपने चीजें ऐड करी गई हैं। समझ में आ रहा है? पर्सनल डोमिनेशन आपने उसमें ऐड करा है जो आपने नॉन फिक्शनल राइटिंग दिया है। इट इज अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, कहने का मतलब है ये एक प्रकार का क्या है? जो लोग लगातार एक जैसा एकेडमिक स्टाइल लिख रहे हैं, जो आज के लोग में, आज के जो राइटर हैं वो लिखे जा रहे हैं, वो आपका क्या है? ये बिल्कुल मार्क डिपार्चर है, बहुत ही डिफरेंट तरीके से आपने लिखा है। आपका जो राइटिंग है वो कैसा है? वो डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, विच इज इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड
एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग। कहने का मतलब है जो रेगुलर एकेडमिक है वो कैसा है, विच इज इनवेरिएबली, जो बिल्कुल कैसा है, इनवेरिएबल रूप में है। डीपर्सनलाइज होते हैं, जो कैसे होते हैं, जिनमें पर्सनलाइज, जो लोग राइटर हैं वो कैसा लिखते हैं, पर्सनलाइज, अपनी चीजें अपने व्यक्तिगत तौर पर ऐड नहीं करते हैं। एंड ऑफन ड्राई, और कुछ मजेदार उसमें नहीं होता है। एंड बोरिंग, और बेकार का रहता है, मतलब लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। हैव यू कॉन्शियसली adopted an informal approach, or is it something that just came naturally to you? कहने का मतलब है जो मुकुंद हैं वो ये पूछ रहे हैं, क्या तुमने कभी सोचा है, कॉन्शियसली अडॉप्टेड, क्या तुमने ये जागरूक तरीके से ये अडॉप्ट किया है कि ये जो तुम्हारी अप्रोच है, इनफॉर्मल अप्रोच है, ये बिल्कुल डिफरेंट लिखने की अप्रोच है, वो तुमने अडॉप्ट करी गई है, या फिर और इज इट इज समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू, या फिर प्राकृतिक तरीके से तुम्हारे अंदर आ गई है। नंबर 2 को क्या बोलते हैं, When I presented my first doctoral dissertation in Italy, तो बोलते हैं कि देखो जब मैंने अपना फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन इटली में दिया था। डिसर्टेशन क्या होता है, एक रिसर्च पेपर होता है जो बहुत सारे रिसर्च के बाद में कंक्लूजन लिखा जाता है उस पर, ठीक है। वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, मतलब जब मैंने इसको सबमिट किया तो एक प्रोफेसर ने मुझसे कहा, स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट, then they make a lot of false hypothesis, then they correct them at the end and they put the conclusion। वो बोलते हैं कि जो स्कॉलर्स हैं, विद्यार्थी, वो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, निश्चित सब्जेक्ट पढ़ते हैं, देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, और बहुत सारी वो गलत हाइपोथेसिस भी देते हैं, बहुत सारे थ्योरीज देते हैं, देन दे करेक्ट देम, फिर उनको वो सही भी करते हैं अंत में, एंड दे पुट द कंक्लूजन, उसके बाद में वो निष्कर्ष देते हैं कि क्या हुआ पूरे ही डिसर्टेशन में। यू ऑन द कॉन्ट्ररी, लेकिन तुम कैसे हो, तुम बिल्कुल इनके विपरीत हो, तुम सबसे विपरीत रहे हो, क्यों, टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, मतलब तुम्हारी जो स्टोरी है, तुम्हारा जो रिसर्च का स्टोरी है, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, तुमने अपनी गलतियां तक, अपने प्रयास और अपनी गलतियां तक उसमें इंक्लूड कर रखी हैं। कोई नहीं बताता अपनी गलतियां, लेकिन तुमने इंक्लूड कर रखी हैं। मतलब वो प्रोफेसर अंबर्टो इको को बताते हैं, एट द सेम टाइम, और इसी समय पर, he recognized I was right and went on to publish my dissertation as a book, और इसी समय पर ही recognized I was right, कि मैं ठीक था, and went on publish my dissertation, और उन्होंने क्या किया, मेरा डिसर्टेशन एज ए बुक पब्लिश करने का उन्होंने मन बनाया। कहने का मतलब है उन्होंने मेरा जो डिसर्टेशन है वो एज ए बुक भी पब्लिश किया, विच मीन्ड ही अप्रिशिएटेड दिस। इसका मतलब ये है कि उनको जो मेरा राइटिंग था, मेरा रिसर्च पेपर था, वो बहुत पसंद आया। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने ये लिखा है वैसे ही बुक्स और स्टोरी राइटिंग को वैसे ही लिखा जाता है। एट दैट पॉइंट, मतलब उसी बिंदु के अनुसार, उस पॉइंट पर, एट द एज ऑफ 22, जब मैं 22 साल का था, आई अंडरस्टूड, मैं ये समझा, आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स, जो स्कॉलरली बुक्स हैं, विद्यार्थी जो किताबें होती हैं, शुड बी रिटन द वे आई हैड डन, वो बिल्कुल वैसे ही लिखी जानी चाहिए जैसे मैंने रिसर्च पेपर लिखा है, मतलब डिसर्टेशन लिखा है। बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ रिसर्च, मतलब इस रिसर्च की कहानी बताने के बाद, दिस इज वाई, और इसीलिए, दिस इज वाई माई ऐसे ऑलवेज हैव अ नैरेटिव आस्पेक्ट, इसीलिए जो मेरे निबंध तुम पढ़ोगे ना वो कैसे होंगे, वो नैरेटिव आस्पेक्ट के जरिए होंगे, ऐसे पहलुओं के साथ में होंगे जिसमें मैं खुद ही अपनी चीजों को बता रहा हूँ, नैरेटिव कर रहा हूँ, उसको नरेशन में बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीजों को एक साथ में पर्सनली बता रहा हूँ। एंड दिस इज वाई प्रोबेबली, और शायद इसीलिए, आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स नोवेल सॉलिड, और इसीलिए शायद मैंने ये समझने के बाद में नोवेल्स को लिखना बाद में स्टार्ट किया, एट द एज ऑफ 50 और मोर और लेस। कहने का मतलब जब मैं 50 साल का हुआ तब मैंने, इसके बाद और इससे पहले स्टार्ट किया, 50 साल के अप्रोक्स मैंने नोवेल को स्टार्ट करना, राइटिंग करना स्टार्ट किया। कहने का मतलब इन्होंने अपने जीवन से, अपने एक्सपीरियंस से पहले सीखा कि लिखना कैसे है, क्योंकि नोवेल लिखना इट इज अ बिग टास्क, आपको बहुत बड़ी स्टोरी को कंपाइल करना पड़ता है। इसीलिए वो बोलते हैं कि मैंने अपने नोवेल्स को लिखना स्टार्ट किया। ओके, हमने भी कुछ राइटिंग करा है, हमने भी अपनी राइटिंग लिखी हुई है ना, हम भी पब्लिश करेंगे किसी दिन। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थ्स
always frustrated that he was an essayist and not a novelist. तो ऐसे ही मुझे याद आता है कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था जिनका नाम था क्या, रोलैंड बार्थस। वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड, हमेशा क्या रहता था, परेशान रहता था, दैट ही वाज एन एसेइस्ट, कि वो कौन है, एक एसेइस्ट है, वो निबंध लिखने वाला है, बट नॉट अ नोवेलिस्ट, लेकिन उसने नोवेल नहीं लिखा है, तो वो नोवेलिस्ट नहीं है, इसीलिए वो परेशान रहता था कि वो नोवेल नहीं लिख पाया। ही वॉन्टेड टू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनदर बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो। कहने का मतलब है वो चाहता था कि वो अपना एक क्रिएटिव राइटिंग एक दिन लिखेगा, लेकिन इससे पहले, और अनदर किसी दिन रखेगा, लेकिन इसे करने से पहले ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो, इसे करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, वो डाइड हो गया। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मुझे ऐसी फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं हुई जैसे उसे हुई। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट, मैं तो अपने आप ही बाय एक्सीडेंट मैंने नॉवेल्स को लिखना स्टार्ट कर दिया। I had nothing to do. I had nothing to do one day and so I started. कहने का मतलब एक दिन मेरे पास में कुछ था नहीं और इसीलिए मैंने नॉवेल्स को लिखना स्टार्ट कर दिया। हर एक राइटर की जो पहचान होती है ना, वो यही होती है, वो किसी दिन फ्री बैठा होगा और फ्री टाइम पर ही अपना नोवेल राइटिंग करेगा, स्टोरी राइटिंग करा होगा। ठीक है, हमने भी 5-6 स्टोरी राइटिंग की है, पोइम्स लिखी हैं, तो वो हमने फ्री टाइम पर ही लिखी हैं। जब आप कैसे होंगे, फ्री बैठे होंगे, तो हर एक राइटर की ये पहचान होती है। ओके, तो वो बोल रहे हैं कि जब मैं फ्री बैठा हुआ तो बाय एक्सीडेंट मैंने अपना जो नोवेल राइटिंग है वो स्टार्ट कर दिया था। नोवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माय टेस्ट ऑफ नरेशन, तो नोवेल्स ही हैं जिनके द्वारा मेरा जो नरेशन है, जो लिखने का जो तरीका है, बताने का जो तरीका है, वो शायद अच्छी तरह से बता पाते हैं। मुकुंद अब बोलते हैं, टॉकिंग अबाउट नोवेल्स, अब नोवेल्स के बारे में बात करते हुए बोलते हैं, फ्रॉम बीइंग अ फेमस academic you went on to becoming spectacularly famous after the publication of the name of Rose। कहने का मतलब है, नोवेल्स के बारे में बात करते हैं, फिर बोलते हैं फ्रॉम बीइंग अ फेमस academic you went on to becoming spectacular famous after the publication of the name of the Rose। कहने का मतलब ये है कि एक तो एकेडमिक से आप फेमस हो ही गए और उसके बाद में आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, स्पेक्टिकुलरली तरीके से और ज्यादा फेमस हो गए जब तुम्हारा एक नोवेल फेमस हुआ, पब्लिकेशन हुआ, जिसका क्या नाम है, द नेम ऑफ रोज। बहुत बड़ा नोवेल है जो अम्बर्टो इको ने ही लिखा है, उसका पब्लिकेशन हुआ एकेडमिक तरीके से, तो पहले से ही कौन थे, फेमस हो गए थे। देन ही रॉट द नोवेल द नेम ऑफ रोज, तब उन्होंने क्या लिखा, नेम ऑफ रोज लिखा। यू हैव रिटन 5 नोवेल्स अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन, मतलब तुमने 5 ऐसे नोवेल लिखे हैं किनके विरुद्ध, जो ऐसे नॉन फिक्शन काम के विरुद्ध हैं, ऐसे लोगों के बिल्कुल अपोजिट लिखे हैं आपने, जो कैसे हैं, नॉन फिक्शन के अपोजिट हैं। नॉन फिक्शन यू नो, उन्होंने फिक्शन राइटिंग लिखा है। फिक्शन राइट मतलब जिसमें आप इमेजिन कर पाए, दैट इज नॉट रियल, एट लीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम। कहने का मतलब ये मानो कि लगभग आपने 20 ऐसे नोवेल लिख डाले हैं, मतलब लगभग ऐसे आपने 20 लिखे हैं। ये मुकुंद पूछते हैं, अम्बर्टो इको बोलते हैं अरे ओवर 40, वो बोलते हैं नहीं 20 नहीं 40 लिखे, 40। ठीक है मुकुंद, ओवर 40, चलो हाँ, मुकुंद बोलते हैं चलो हाँ ओवर 40, अमॉन्ग देम अ सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक, तुमने बहुत ही ज्यादा जो सेमिनल पीस ऑफ वर्क किया, मतलब जो सेमिनल का मतलब इफेक्टिव जो काम किया, पीस ऑफ वर्क जो काम किया है ऑन सेमियोटिक। सेमियोटिक हमने डिस्कस करा था अभी, द स्टडी ऑफ साइंस या फिर द स्टडी ऑफ सिंबल्स, जो तुमने साइंस के जरिए अपना राइटिंग किया है उनके बीच में, अमोंग देम उनके बीच में तुमने एक सेमिनल पीस ऑफ वर्क किया है, किस पर, सिम्योटिक पर। बट आस्क मोस्ट ऑफ पीपल अबाउट अम्बर्टो इको एंड दे विल से, मतलब अगर पूछा जाए अम्बर्टो इको के बारे में तो वो क्या कहते हैं, कहेंगे ओ ही इज द नोवेलिस्ट, डज दैट बोदर यू, तो वो ये कहेंगे तुमने काम किया सिम्योटिक्स पर क्योंकि तुम एकेडमिक रहे थे। लेकिन अब वो किसी आदमी से ये पूछा जाए तो कि अम्बर्टो इको के बारे में, तो वो कहेंगे ही इज नोवेलिस्ट, वो कौन है, वो तो एक नोवेल लिखने वाले हैं। डज दैट बोदर यू, अगर कोई ऐसा कहता है तो क्या तुम उससे परेशान होते हो कि वो तुमसे एकेडमिक राइटर ना बोल के, एकेडमिक पर्सन ना बोल के तुम्हें बोले क्या तुम कौन हो, एक नोवेलिस्ट हो। तो अम्बर्टो इको इसका जवाब देते हैं यस, हाँ बिल्कुल, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, मैं तो अपने आप को क्या कंसिडर करता हूं, मैं अपने आप को मानता हूं मैं तो एक
यूनिवर्सिटी का टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ। ओके, हु राइट्स नोवेल्स ऑन संडेज, मैं तो पूरे ही हफ्ते पढ़ाता हूँ और मैं तो संडे का दिन फ्री का मिलता है और वहां पर मैं नोवेल लिख पाता हूँ। इट्स नॉट जोक, हंसते हुए कहने का मतलब ये जोक की बात नहीं है। अम्बर्टो इको मुकुंद से बोलते हैं ये जोक की बात नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस, मैं अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस को ज्वाइन करता हूँ, जाता हूँ वहां पर। एंड नॉट मीटिंग ऑफ पेन एंड क्लब्स एंड राइटर, मैं कोई लेखकों की मीटिंग में नहीं जाता। मैं कहां पर नहीं जाता? मैं पेन क्लब्स एंड राइटर्स की मीटिंग में नहीं जाता। मैं मतलब राइटर्स की मीटिंग में नहीं जाता। मैं तो कहां जाता हूँ? कॉन्फ्रेंसेज में जाता हूँ जो अकेडमिक है। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द अकेडमिक कम्युनिटी, मैं तो अपने आप की पहचान जो मानता हूँ वो क्या है? अकेडमिक कम्युनिटी का पर्सन मानता हूँ। मैं एक अकेडमिक राइटर हूं, मैं अकेडमिक टीचर हूं, मैं एज ए टीचर अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूं। बट ओके, लेकिन फिर भी ठीक है। इफ दे मोस्ट पीपल हैव रेड ओनली नोवेल्स, लाफ्स एंड स्ट्रग्स, यदि बहुत सारे लोग क्या करते हैं? नोवेल्स को पढ़ते हैं, किसके साथ में? खुशी के साथ में, है ना, हैप्पीनेस के साथ में, हंस हंस के उसको पढ़ते हैं नोवेल्स को। एंड श्रग्स का मतलब है तेजी से हंसी करना, मतलब एकदम कंधा उठाने लग जाए, इतनी बड़ी हंसी हो, है ना। आई नो, मैं जानता हूं, दैट बाय राइटिंग नोवेल्स, कि नोवेल्स लिखने के बाद में आई रीच अ लार्जर ऑडियंस, मैं काफी बड़ी ऑडियंस तक पहुंच सकता हूं, मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकता हूं। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विद स्टफ ऑन सिम्योटिक्स, मतलब मैं नोवेल्स लिख के बहुत सारी ऑडियंस तक पहुंच सकता हूं, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि लगभग 1 मिलियन लोग भी रीडर्स हो पाएंगे विद स्टफ ऑफ सिम्योटिक्स। क्योंकि सिम्योटिक्स जो स्टफ है, जो रीडिंग है, जो लिखना है, सिम्योटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ साइन लैंग्वेज है। तो साइन लैंग्वेज को पढ़ के तो 1 मिलियन रीडर्स तो नहीं हो सकते। तो मैं नहीं मानता कि सिमेटिक को कोई पढ़ के, क्योंकि वो सिमेटिक भी लिखते हैं एकेडमिक राइटिंग में, सिमेटिक के ऊपर लिखते हैं, वो स्टडी ऑफ साइन लिखेंगे। अगर स्टडी ऑफ साइन कहती है बहुत ही डीपेस्ट लैंग्वेज होती है, उसको डिकोड कर पाना डिफिकल्ट है। तो वो बोलते हैं कि अगर नोवेल लिखे जाए तो मैं बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंच सकता हूं, बट सिमेटिक के जरिए मैं नहीं पहुंच सकता। मुकुंद, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बोलते हैं कि चलो मैं अब दूसरे क्वेश्चन पर आता हूं अपना, ठीक है। द नेम ऑफ द रोज इज वेरी सीरियस नोवेल, जो नेम ऑफ द रोज है ना, वो बहुत ही गंभीर नोवेल है, उपन्यास है। इट्स अ डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल बट ऑल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, कहने का मतलब है ये कैसा नोवेल है? ऐसा है जहां पर डिटेक्टिव यार्न, जहां पर आपको कोई चीज ढूंढनी ही पड़ेगी, आपको एक सस्पेंस ढूंढना पड़ेगा, वन लेवल, बट ऑल्सो डेल्व्स इनटू द मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी भी गई हैं। जो कैसा? मेटाफिजिक्स है। मेटाफिजिक्स मतलब डीप स्टडी ऑफ थिंग, द एग्जिस्टेंस ऑफ द रियलिटी, रियलिटी को जानना कि ह्यूमन कैसे एग्जिस्टेंस को जानना कि ह्यूमन की एग्जिस्टेंस यहाँ पर कैसे है, तो वो है मेटाफिजिक्स। थियोलॉजी, थियोलॉजी का मतलब है रिलीजन से रिलेटेड, यहाँ पर चीजों को क्या करा गया? ऐड करा गया है, भगवान से रिलेटेड। एंड यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री को भी आपने ऐड कर दिया, जो मध्य इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास, आपने इसमें भी ऐड किया गया। तो द रोज, जो द नेम ऑफ द रोज है, ये नोवेल काफी ज्यादा सीरियस है, काफी डिफिकल्ट है। येट इट एंजॉयड अ ह्यूज ऑडियंस, फिर भी बहुत सारी मतलब जनता ने, बहुत सारी पब्लिक ने, ऑडियंस ने, दर्शकों ने इसको पढ़ा है, बहुत बड़ा मजे से पढ़ा है। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस, क्या तुम इससे आश्चर्यचकित नहीं होते? कहने का मतलब तुम्हारा ऐसा नोवेल जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहा है, तो और लोगों ने इसको पढ़ा भी है, सीरियस नोवेल है, तो तुम इससे बोदर्ड नहीं होते, परेशान नहीं होते, कि तुम्हें इसका शॉक्ड नहीं होते? तो अमर को बोलते हैं नो, नहीं। जर्नलिस्ट आर पजल्ड एंड सम टाइम पब्लिशर, जो पत्रकारिता हैं, जो पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, वो शॉक हो गए थे, और सम टाइम पब्लिशर्स भी, और जो प्रकाशन करता थे वो भी शायद इस बात से हैरान थे। एंड वो परेशान थे, मैं नहीं। एंड दिस इज बिकॉज, और इसीलिए जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रेस एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। तो जर्नलिस्ट और पब्लिशर वो ये मानते थे, ऐसे लोग, कि वो ट्रेस, ट्रेस माने जो बेकार की चीजें, एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस, वो शायद उन्हें पसंद नहीं करते, जो डिफिकल्ट रीडिंग होती है उनको अनुभव नहीं लेना चाहते, मतलब जो कठिन रीडिंग होती है, मतलब जहां पर सस्पेंशन हो और उसको निकाला जाए, वहां पर डिकोडिंग करा जाए, क्वेश्चन का आंसर लिया जाए, तो ऐसे रीडर कम हैं। ये जर्नलिस्ट और पब्लिशर ये मानते थे कि ये जो तुम्हारी बुक है ना, ये ट्रैश में जाएंगी, ये बिल्कुल बेकार ही होंगी।
समझ में आया? कहने का मतलब है जर्नलिस्ट और पब्लिशर समझ में, वो ये कहते थे कि ये तो शायद बिकेंगे ही नहीं, ठीक है, तो वो इनको एज ए लाइक ट्रेस, तो ये लोग कैसे थे, बिल्कुल उन्हें चीजें पसंद नहीं थी ये वाली। तो कंसीडर, ये मानो, कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट, ये मानो कि इस पूरी प्लेनेट पर 6 बिलियन लोग रहते हैं। द नेम ऑफ द रोज, और जो नेम ऑफ द रोज मेरा नोवेल है, सोल्ड बिटवीन ओनली 10 to 15 मिलियन कॉपीज, यहाँ पर तो कुल 10 मिलियन से 15 मिलियन कॉपीज ही बिक पाई हैं। सो इन अ वे, इस प्रकार से आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर, इस प्रकार से तो मैं रीडर्स का काफी कम परसेंटेज तक पहुंचा हूं, क्योंकि पूरे ही प्लेनेट पर कितने लोग हैं, 6 बिलियन, तो इसके हिसाब से तो मैं तो काफी कम लोगों पर पहुंचा हूं ना, काफी कम लोग पढ़ते हैं। बट इट इज एग्जैक्टली दीज काइंड ऑफ रीडर, लेकिन बिल्कुल सही तरीके से बोले तो दीज काइंड ऑफ रीडर, इस प्रकार के जो रीडर्स हैं, पढ़ने वाले हैं, हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंस है, जो सिंपल साधारण तरीके के जो सरल एक्सपीरियंसेस हैं वो उनको नहीं चाहते, ये बताते हैं, और एट लीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, और हमेशा वो शायद ऐसे इजी एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहते। आई माई सेल्फ, मैं खुद ही एट 9 PM 9 बजे डिनर के टाइम पर वॉच टेलीविजन, मैं टेलीविजन को देखता हूँ, एंड वांट टू सी ईदर मियामी वाइस एंड इमरजेंसी रूम, तो ये आपके कौन है यहाँ पर, सीरियल है, तो वो बोलते हैं कि मैं इन शोज को देखता हूँ, मियामी वॉइस और इमरजेंसी रूम। मैं भी 9 बजे बिल्कुल फ्री होके, फ्री टाइम पर होके क्या कर पाता हूँ, इतना रीडिंग स्टफ होता है, सब चीजें करने के बाद में राइटिंग करके मैं भी कुछ समय के लिए फ्री होके कुछ देखता हूँ जो ब्रेन को ठीक लगे, मतलब इतना बोर होके मैं क्या करता हूँ, मियामी वॉइस और इमरजेंसी रूम 9 बजे लगभग देखता हूँ। आई एंजॉयड, मैं इसका आनंद लेता हूँ, एंड आई नीड इट, और मुझे इसकी जरूरत भी होती है, बट नॉट ऑल डे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर समय यही देखता रहता हूँ। कहने का मतलब है, ये रिजेंबल कर पा रहे हैं कि देखो कुछ रीडर्स ऐसे हैं जो सिंपल रीडिंग पढ़ना नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि बड़ा अच्छा डिफिकल्ट रीडिंग उन्हें चाहिए। तो अम्बर्टो इको का जो द नेम ऑफ द रोज है वो काफी कैसा है, सीरियस नोवेल है, तो उसको लोगों ने पसंद किया क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं उसको पढ़ना। तो मुकुंद पूछते हैं, कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डेल्ट विद अ पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, तो वो पूछते हैं कि इतनी बड़ी जो सफलता है उस नोवेल की, एनीथिंग टू डू, क्या उसकी सच्चाई के बारे में बिलोंग भी करती है, डेल्ट करती है विद पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, इस मध्यकालीन जो इतिहास तुमने डाला है, इसका जो समय डाला है, कि इससे भी कोई बिलोंग करती है। सो दैट मुकुंद बोल ही रहे होते हैं, इसके बाद में अम्बर्टो इको उनको टोक देते हैं, क्या कहते हैं, दैट्स पॉसिबल, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं, मेडिवल हिस्ट्री मैंने अगर लिखा है तो वो भी रिजेंबल कर सकती है, उसी की वजह से लोग प्रभावित हुए हों। बट लेट मी टेल यू, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अनदर स्टोरी, दूसरी स्टोरी, बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज वाइजमैन, क्योंकि मैं स्टोरीज बताना पसंद करता हूँ एक प्रकार के, जैसे चाइनीज वाइजमैन होते हैं बुद्धिमान आदमी, उन्हीं की तरह मैं अपनी स्टोरी बताना पसंद करता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर, मेरी एक अमेरिकन पब्लिशर थी, सेड, उसने कहा था, वाइल शी लव्ड माई बुक, जब हालांकि उसे मेरी किताबें बड़ी पसंद थी, शी डिडंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज इन ए कंट्री, कहने का मतलब है वो ये वो ये नहीं मानती थी कि मेरी इस नोवेल की 3000 कॉपी भी इस देश में बिक जाएंगी। वेयर, जहां पर लोग, नोबडी हैज बीन कैथेड्रल और स्टडीज लैटिन, जहां पर लोग कैसे नहीं है, कैथेड्रल माने चर्च होता है, ठीक है, तो जहां पर लोग कैसे हैं, जहां पर कैथेड्रल नहीं है, जहां पर लोग हैज सीन, नोबडी हैज सीन अ कैथेड्रल, जो इतना धार्मिक नहीं है, और स्टडीज लैटिन, और वो ना तो लैटिन पढ़ते हैं, ऐसे देश में तुम्हारी 3000 कॉपी भी बिकना बड़ा ही मुश्किल है, उनकी अमेरिकन पब्लिशर ये बोलती हैं, ठीक है ना। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने एडवांस दे दिया, किसके लिए, मैंने 3000 कॉपीज वहां पर पहले ही क्या कर दी, पब्लिश करवा दी, बट इन द एंड, लेकिन अंत में इट सोल्ड 2 or 3 मिलियन इन द यूएस, लेकिन यूएस जैसे कंट्री में जहां पर लोग लैटिन नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि अम्बर्टो इको की जो बुक थी उसमें लैटिन भी काफी ज्यादा लिखा गया था, लैटिन में वर्ड्स लिखे गए थे, तो अंत में क्या हुआ, यूएस जैसे कंट्री में 3 मिलियन कॉपीज, 2 से लेकर 3 मिलियन कॉपीज यूएस में ही बिक गए, मतलब जो अमेरिकन पब्लिशर ये बोल रही थी कि 3000 कॉपी भी नहीं बिकेगी, वहां पर तो 2 से 3 मिलियन कॉपीज बिक चुकी थी। 2 मिलियन जानते हैं ना, 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख होता है, यू नीड टू रिमेम्बर इट। A lot of books have been written
अबाउट द मेडिवल पास्ट फार बिफोर माइन। कहने का मतलब बहुत सारी बुक लिखी गई हैं किसके ऊपर, मेडिवल पास्ट के ऊपर, बिफोर माइन मेरे से पहले। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज मिस्ट्री। मैं तो ये मानता हूं कि जो सक्सेस है मेरी बुक की वो क्या है, एक रहस्य है। नो बडी कैन प्रेडिक्ट इट, इसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। I think if I had written the name of the rose 10 years earlier or 10 years later, यदि मैंने मानो कि मेरा ही जो नोवेल है द नेम ऑफ रोज वो 10 साल पहले लिखा होता या फिर 10 साल बाद, इट वुडंट हैव बीन द सेम, तो शायद ये बिल्कुल सेम तरीके से नहीं हो पाता। मतलब तो शायद ये नहीं हो पाता कि इतनी सारी कॉपीज बिक भी पाती बाद में या पहले। वाई इट वर्क एट द सेम टाइम एट द टाइम इज अ मिस्ट्री। और ये एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग काम किया, इस समय पर ही काम किया और ये एक रहस्य रहा है। तो अम्बर्टो इको बताना चाहते हैं कि एक टाइमिंग होती है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि जो मेरा वर्क मैंने पब्लिश किया और उसी के अकॉर्डिंग ये जो 2 और 3,000 कॉपीज हैं वो बिक चुकी हैं। यदि मैंने 10 साल पहले किया होता तो शायद नहीं बिकती, 10 साल बाद में किया होता तो शायद नहीं बिकती। ओके, so it was your chapter. You can watch this video again if you're not understanding it.